नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन के प्रकार कितने हैं, इन सब बारे में और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने जो स्वरों के प्रकार हैं वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आज का लेक्चर आपको आसानी से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन। तो अगर आपसे कहे कि व्यंजन क्या होते हैं तो हम कहेंगे कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक मोटी मोटी परिभाषा हो गई। इसका कहने का मतलब ये है कि व्यंजन वो हैं जो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, तो अब जब हम का कहते हैं तो का के बाद इसमें क्या होता है, इसमें आ का उच्चारण हो रहा है। अगर हम खा कहें तब भी उसमें लास्ट में आ का उच्चारण हो रहा है, का अंत में आ का उच्चारण हो रहा है। चाहे आप ना कह लीजिए उसमें भी अंत में आ का उच्चारण हो रहा है। कोई भी व्यंजन आप उठा करके देख लीजिए, वाह कहिए, हा कहिए, सरा कहिए, सब में जो है ह्रस्व आ यानी कि छोटा आ जिसको आप लोग कहते हैं, छोटकवा आ, बड़कवा आ, इस तरीके से आप बोलते हैं, लेकिन उसको ह्रस्व आ और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ ऐसे बोलना चाहिए, या दीर्घ उ या दीर्घ आ बोलना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अनिवार्यतः जितने भी व्यंजन होते हैं उनके अंत में स्वर जरूर आता है। वो कौन सा स्वर है? ह्रस्व आ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये व्यंजन की परिभाषा हो गई। अब देखो, अगर यहां पर लिखा हुआ है का और यहां पर एक में हलंत लगा हुआ है तो इन दोनों में क्या अंतर है? इसका मतलब ये है कि इसमें का भी है और इसमें साथ में ये ह्रस्व आ भी है। ठीक है, और यहां पर जो हलंत लग गया है तो इसका मतलब ये है कि अब इसमें जो आ है ये साइलेंट हो गया, अब इसमें नहीं है। इसको हम कहेंगे का और इसको क्या कहेंगे? क, यानी कि आ का उच्चारण कम से कम हो। ठीक है, या आ का उच्चारण ना हो, ना के बराबर हो, तो उसको हम ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो अगर संख्या पूछे तो मूल रूप से 33 होती है इनकी संख्या। मूल रूप से कितनी होती है संख्या? 33 होती है। और प्रयोग के आधार पर अगर हम देखें तो ये 39 होती है। प्रयोग के आधार पर कितनी होती है? 39 होती है। तो यहां पर आइए देखते हैं 33 और ये 39 कैसे होता है, यहां पर समझते हैं। देखिए यहाँ 5-5 के ग्रुप में हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5-5-5 इस तरीके से। तो ये टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? इनकी संख्या हो जाएगी 25। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखें, इस वाले को, इनको हम कहते हैं अलग अलग नामों से जानते हैं, अभी हम देखेंगे। अब 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो 8 हो गए। ठीक है, तो 25 और 8 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3 और 2 1 3। ये आपके मूल स्वर कितने हो गए? 33 हो गए। लेकिन प्रयोग के आधार पर 39 कैसे हो गए? क्योंकि ये जो आप 4 देख रहे हैं नीचे, ये वाले, ठीक है, तो ये क्या है? ये संयुक्त स्वर हैं, यानी कि ये जो मूल स्वर हैं इनको जोड़ करके ही बना लिया गया है। आगे हम देखेंगे कि छा, इनमें से ही व्यंजन उठा करके इसका निर्माण किया गया। त्र का निर्माण भी इनमें से ही किया गया है। ज्ञा और स्रा का निर्माण इनसे ही किया गया है। तो अगर हम देखें मूल रूप से तो इनकी संख्या कितनी है? मूल रूप से 33 है और प्रयोग के आधार पर 39 है। तो 33 में अगर हम यहाँ पर अब ये कितने हो गए? 4 ये जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपने देखा होगा जब हमने इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने स्वरों के बारे में बताया था, वर्णमाला के बारे में हमने जाना था कि वर्णमाला क्या होता है, तो वहां पर हमने बात की थी कि डा और ढा इस तरीके से, और इसका प्रयोग भी हमने जाना था। और डा और ढा, एक के नीचे बिंदी यहां पर लगी हुई है। ठीक है, तो ये वाला आपका तो यहां पर दिया ही है, ये देखिए डा और ढा। लेकिन अगर जिसके नीचे बिंदी लगी हुई है उसका भी प्रयोग होता है हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, तो जब ये 2 जोड़ेंगे तो 37 और 2 कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि व्यंजनों की मूल संख्या 33 है और प्रयोग के आधार पर कितनी है? 39 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो व्यंजन होते हैं उनका क्रम एक निर्धारित होता है। ये नहीं कि अब आप यहां पर देख रहे हैं का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाली लाइन यहां पर क्यों नहीं है, ये यहीं पर दूसरे नंबर पर ही क्यों है, और ये वाली लाइन यहां पर क्यों नहीं है? तो इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? आइए यहां पर जानते हैं। यहां पर आप फिगर देख रहे हैं, मैंने बनाया है। ठीक है, तो फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहां से देखिए कंठ लिखा हुआ। देखिए जब भी किसी भी ध्वनि का उच्चारण होता है, चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो सबसे पहले कहां से उच्चारण होता है? यहां पर हमारे गले में क्या होता है? स्वर यंत्र, ध्वनि यंत्र, जिसको वॉइस बॉक्स या लायरिंग्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहले ध्वनि की उत्पत्ति यहां होती है, फिर यहां इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ती है, यहां से ध्वनियां समान रूप से निकलती हैं।
लेकिन उनमें परिवर्तन यहां पर होता है, जीभ उनमें परिवर्तन कर देती है। जीभ मूर्धा पर टच होती है तो उसका उच्चारण कुछ दूसरी तरह से होता है, जब होंठ पर होंठ स्पर्श करती है तो उसका उच्चारण दूसरी तरह से होने लगता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो कंठ से ही जितनी भी ध्वनियां हैं सब यहीं से निकलती हैं, लेकिन आगे चल करके क्या हो जाती हैं, इनमें परिवर्तन आवश्यकता अनुसार कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कंठ पड़ता है। क्या पड़ता है? कंठ पड़ता है। भाई यहां से कंठ पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा? तालु पड़ेगा, और तालु के आगे थोड़ा और बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा? मूर्धा पड़ेगा, और मूर्धा के बाद दांत पड़ेंगे, और दांत के बाद सबसे बाहर क्या होता है? होंठ होती है। तो यानी कि ध्वनि यहां से चली अंदर से बाहर की ओर, यहां होंठ के बाहर ऐसे निकलती है। तो ये क्रम है, यहां से निकलती है और यही क्रम है। तो सबसे पहले जहां से निकली उसको हम रखेंगे। तो देखिए यहां पर जो रखे हुए हैं ये इनको कहते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, तो यहां पर हम इसको क्या कहेंगे? ये कंठ वर्ण है। ठीक है, उसके बाद आगे और बढ़ते चले जाएंगे तो बढ़ने के बाद क्या होगा? तालु पड़ेगा। सबसे पहले क्या पड़ेगा? तालु पड़ेगा। देखिए यहां के बाद मैंने यहां बनाया, ये क्रम से है। यहां से चलेंगे ऐसे, यहां से चलेंगे ऐसे बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। तो यहां पर देखिए तालु पड़ेगा, तो इनको क्या कहेंगे? जो च छ ज झ यहाँ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं तालव्य व्यंजन। ठीक है, अब तालु के बाद क्या पड़ेगा? तालु के बाद पड़ेगा मूर्धा। ठीक है, पहले कंठ पड़ा, फिर उसके बाद तालु, और तालु के बाद मूर्धा। तो कंठ आपको समझ में आया कहां होता है, तालु भी समझ में आपको आया, जो ऊपर वाली प्लेट होती है, छत होती है, उसको कहते हैं तालु। अब मूर्धा क्या होता है ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि मूर्धा कहां पर होती है, किस जगह को बोलते हैं। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप क्या बोलिए? टा ठा डा ढा बोलिए। तो जो ढलान वाली जगह होती है, दांतों के पीछे दूर थोड़ा ढलान वाली जगह होती है, उसको कहते हैं मूर्धा। उस जगह को क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। तो मूर्धा पड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं? मूर्ध व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ध व्यंजन या मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो मूर्धा के बाद क्या पड़ेगा? दांत पड़ेंगे। तो देखिए यहां पर दांत पड़ेंगे, तो यहां पर इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दंत व्यंजन। क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए दंत के बाद क्या होता है? उसके बाद होंठ आएगा, दांतों के बाद क्या आएगा? होंठ आएगा। तो होंठ हम यहां पर लिख देंगे ओष्ठ व्यंजन। क्या लिखेंगे? ओष्ठ व्यंजन। अब आइए हम आगे बात करते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि व्यंजनों का सही क्रम क्या है, तो व्यंजनों का सही क्रम कैसे लगाएंगे? अब ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उल्टा सीधा दे देगा, या तो दे देगा पहले मूर्ध दे देगा, फिर कामा लगा देगा, फिर लिखेगा दंत लिख देगा, फिर उसके बाद तालव्य लिख देगा। उसी तरीके से 4 ऑप्शन दे देगा, तालव्य दे देगा, और तालव्य के बाद जो है यहाँ पर ओष्ठ दे देगा। इस तरीके से 4 का पेयर दे देगा। ठीक है, ए ऑप्शन देगा, बी ऑप्शन देगा, इस तरीके से देगा। तो कौन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? चलिए इसको हटा देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन? सबसे पहले कंठ होगा, तालव्य होगा, मूर्ध होगा, दंत होगा और ओष्ठ होगा। तो अब आई बात समझ में कि यही क्रम क्यों रखा गया है, ये वाली लाइन यहाँ या ये वाली लाइन यहाँ क्यों नहीं है? आप यहाँ पर समझ रहे हैं क्योंकि ध्वनि की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसको जो है क्रमिक रूप से बाहर की ओर इन वर्णमाला में व्यंजनों को रखा गया है। तो ये बात समझ में आ गई? तो चलिए ठीक है। अब देखो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रथम वर्ग, इसको कहते हैं द्वितीय वर्ग, इसको कहते हैं तृतीय वर्ग, इसको कहते हैं चतुर्थ वर्ग, और इसको कहते हैं पंचम वर्ग। ठीक है, अब यहां पर इसको का वर्ग भी कहते हैं। जो किसी भी वर्ग का जो पहला अक्षर है उसको उस नाम से भी जानते हैं। इसको का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में जो वर्णमाला है तो उसमें टोटल कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। ठीक है, और बाकी का वर्गीकरण क्यों नहीं किया गया? इसको छठवां वर्ग क्यों नहीं बोला गया? 5 तक तो हैं, तो इसको छठा, 7वां और 8वां वर्ग बोलना चाहिए। लेकिन हमारी हिंदी वर्णमाला में केवल 5 ही वर्ग हैं। तो ये क्यों 5 वर्ग हैं, आइए देखते हैं। वर्ग, देखो वर्ग का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्गीकरण। और जब हम वर्गीकरण करते हैं या किसी चीज का वर्गीकरण करते हैं तो एक जैसे गुण धर्म रखने वाले, एक जैसी विशेषता रखने वाले वस्तुओं को, व्यक्तियों को, कोई भी चीज हो उसको हम एक जगह पर अलग अलग रख देते हैं। लेकिन अगर विशेषता मिल नहीं रही है तो उसको वर्गीकरण नहीं कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण बताता हूं कि एक कक्षा है, एक स्कूल है, स्कूल में जो है कई कक्षा के लड़के जो है खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है किस क्लास के हैं। अब आपसे कह दिया गया कि इन लड़कों को जो अलग अलग कक्षाओं के, उसमें कक्षा 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, बहुत सारे लड़के उसमें मिक्स हैं सभी क्लास के। अब आपसे कह दिया जाए कि इसका वर्गीकरण करिए, तो आप क्या कैसे करोगे वर्गीकरण? आप सीधे क्या करेंगे कि जो कक्षा 1 में है वो अलग हो जाए, 2 में हो वो अलग हो जाए, तो 1 वाले अलग हो जाएंगे, 2 वाले अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं वर्गीकरण। ठीक, अब जैसे मान लीजिए एक टोकरी में रखा हुआ है आम रखे हुए हैं या सेब रखे हुए हैं। तो सेब आपने देखा है कुछ हरे होते हैं, कुछ लाल होते हैं और कुछ सफेद होते हैं। मान लीजिए तीनों एक टोकरी में मिक्स हैं, और अगर आपसे कह दिया जाए छांटने के लिए, तो आप क्या करोगे? कैसे छांटोगे? तो आप क्या करोगे कि लाल वाले हरे अलग करोगे, हरे वाले अलग करोगे, और जो सफेद वाले हैं वो अलग करोगे।
यानी कि जो एक जैसे गुण वाले हैं उसको आप अलग अलग करोगे, इसी को कहते हैं वर्गीकरण करना। ठीक है, तो ये इनको वर्ग में क्यों नहीं रखा गया है आज हम जानेंगे। हो सकता है आज आप बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे जो आपको नहीं पता होंगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ हैं। अब देखिए जो पहले वर्ग में हैं वो सारे के सारे कहाँ से निकल रहे हैं? कंठ से, कहीं और से तो नहीं निकल रहे हैं। यानी कि ये जो जहाँ से निकल रहा है वो वहीं से सारे के सारे निकल रहे हैं, इसलिए ये वर्ग एक हो गया। अगर हम चा, छा, जा, झा यहाँ की बात करें तो ये तालु से निकल रहे हैं, सारे के सारे तालु से निकल रहे हैं, तो इसको अगले इसी वर्ग में रख दिया गया, अलग वर्ग में। उसी तरीके से ये सारे मूर्धा से निकल रहे हैं, ये सारे दंत से निकल रहे हैं और ये ओष्ठ से निकल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ स्थिति भिन्न है। हमने इसको छठवां, सातवां और आठवां वर्ग इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न है, ये अलग अलग जगहों से निकलते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। देखो जब हम या कहते हैं तो या में क्या होता है, जो जीभ का पिछला वाला हिस्सा है वो तालु में स्पर्श करता है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये तालव्य व्यंजन है। और रा की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से दंतमूल व्यंजन है, दांत की जड़ पर टच होता है। और ला की अगर हम बात करें तो ये भी दंतमूल है। और अगर हम वा की बात करें तो ये ओष्ठ व्यंजन है, क्योंकि जब होंठ क्या होती है, गोलाकार हो जाती है, तो ये अलग अलग जगह से निकल रहे हैं। एक तालु से निकल रहा है, तो एक ओंठ से निकल रहा है, तो एक दांतों से निकल रहा है, दंत से उच्चारण हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसको कहते हैं तालव्यसा। इसको क्या कहते हैं? तालव्यसा। इसको क्या कहते हैं? मूर्धन्यसा। और इसको क्या कहते हैं? दंतीसा। कहने का मतलब ये है, अब इसका क्रम लोग भूल जाते हैं कि इसको कैसे याद रखें कि सा वाला सा कौन सा पहले आएगा। तो सीधी सी बात है, आसान है। देखिए तालु, अभी यहां पर देखिए सबसे पहले कंठ आएगा और कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है। कंठ के बाद क्या आएगा? तालु आएगा ना। तो सबसे पहले हम कौन सा रखेंगे? तालव्यसा रखेंगे ना, सब क्रम से रखा गया है। उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद मूर्धा आती है तो हम मूर्धन्यसा रखेंगे। उसके बाद दांत आएंगे तो सबसे लास्ट में क्या रखा जाएगा? दंतीसा रखा जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये क्रम आप भूलेंगे तो नहीं। ठीक है, इसको तालव्यसा, इसको मूर्धन्यसा और इसको दंतीसा कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको सलजम वाला सा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग इसको पेट फाड़ वाला सा बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और इसको सपवा वाला सा बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। इसको तालव्य, इसको मूर्ध और इसको दंत सा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो 5-5 के वर्ग में रखे हुए हैं, ये जो 5-5 वर्ग में रखे हुए हैं, ये इनकी टोटल संख्या हो गई 25। कितनी हो गई? 25। और इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जिह्वा, मूर्धा, कंठ कहीं ना कहीं का भाग जो है एक दूसरे पर स्पर्श करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर स्पर्श नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, सब अलग अलग जगहों से निकल रहे हैं, एक मूर्धा से तो एक कहीं और से निकल रहा है। ठीक है, लेकिन हम वर्गीय व्यंजनों में से देख रहे हैं कि कौन से ये सब क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब इनको एक नाम और कहा जाता है, इसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन इसलिए क्योंकि ये वर्गों में रखे गए हैं। अगर आपसे पूछे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं, तो 5 वर्ग हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजनों को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्गीय व्यंजनों के नाम से जाना जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहां पर जो या, रा, ला, वा है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी हम जानेंगे। और इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, या इन्हीं को कहते हैं संघर्षी व्यंजन, या इसी को कहते हैं घर्षित व्यंजन। क्या कहते हैं? घर्षित व्यंजन। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। ज्यादातर नाम आपको ये वाला लिखा मिलेगा या फिर ये मिलेगा, और घर्षित व्यंजन तो बहुत ही कम मिलता है। सब हम देखेंगे इसको किस नाम से क्यों पुकारते हैं। और इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन या यौगिक व्यंजन कहते हैं। इसके पहले स्वरों के प्रकार में हमने संयुक्त या यौगिक स्वर पढ़ चुके हैं, लेकिन ये यहां पर संयुक्त या यौगिक व्यंजन है। ये बात समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब देखो इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। अंतः का मतलब होता है अंदर, स्थ का मतलब होता है स्थिर रहना। ठीक है, क्या अंदर स्थिर रहना? जब हम जब इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे जो फेफड़ों की वायु है वो अंतःस्थ मतलब अंदर ही स्थित रह जाती है, बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, अब मैं एक प्रयोग आपको बताता हूं। रात में जब रात के 12 बजे हों, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा हो, काली रात हो, तब आप क्या करिए, एक मोमबत्ती जलाइए, और मोमबत्ती जलाने के बाद क्या करिए, आप बोलिए का खा। तो हो सकता है का बोलिए तो जो लौ होगी मोमबत्ती की उसमें हो सकता है कि थोड़ी हलचल हो, लेकिन जब आप खा बोलें तो हो सकता है कि अगर फेफड़े ताकतवर हैं, मजबूत हैं, तो क्या हो जाएगा, बुझ जाए। गा घा बोलेंगे तो उसमें हलचल जरूर होगी, क्योंकि फेफड़ों से वायु इनके उच्चारण में निकलती है। उसी तरीके से चा छा, चा में कम होगा, छा में बहुत ज्यादा वायु निकलती है, तो हो सकता है कि बुझ जाए। ठीक है,
उसी तरीके से जा झा झा में तो और ज्यादा है, टा ठा यहां भी जो है निकल रही है। तो वैसे ही अगर हम कोई भी देख लीजिए, पा फा, अब फा को देखिए, जब आप लोग बचपन में क्या करते थे, पंजीरी खाते थे और पंजीरी फाँक करके उसके बाद क्या कहते थे कि वह फूफा बोलिए, तो जो भी आप खाते थे वो सब बाहर निकल जाती थी, क्योंकि तब फेफड़ों से वायु बहुत ज्यादा निकलती है इनके उच्चारण में। लेकिन अंतस्थ इसको आज क्यों कहते हैं, आज पहली बार पता चलेगा कि इसको आखिर अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं। अब मोमबत्ती के सामने क्या करिए आप, या रा ला वा बोलिए, तो हो सकता है कि हल्का सा क्या हो, हल्का सा उसमें हिले डुले, नहीं तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि या रा ला वा जब हम बोलते हैं तो जो हमारे फेफड़ों की वायु है, मुख की वायु है, वो मुख गुहिका में ही रह जाती है, मुख के अंदर ही रह जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत का मतलब अंदर और स्थ का मतलब स्थिर रहना, अंदर ही स्थिर रह जाना वायु का, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। और इनकी संख्या टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। अब आइए यहां पर हम देखते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन या घर्षित व्यंजन क्या है। इसको ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, देखिए जब हम सा हा जब कहते हैं तो वायु को निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि जब हम सा बोलते हैं तो जीभ जहां पर तालू में ऊपर टच होती है तो बहुत कम जगह बचती है, और जब बहुत कम जगह बचती है तो वायु को संघर्ष करना पड़ता है निकलने के लिए। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, जब कम भीड़ होती है तो धड़धड़ाते हुए अंदर चले जाते हैं, लेकिन अगर बहुत भीड़ होगी, है ना, तो आप घुसने का प्रयास करेंगे, हो सकता है कि आपका शर्ट टी शर्ट सब फट जाए, और कभी कभी क्या होता है चोट लग जाती है, दरवाजे में फंस गए तो हाथ पैर टूट जाएगा, और कुछ लोग भीड़ में दब जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं भीड़ में, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और कुछ जो महान आदमी होते हैं वो प्रसाद लेकर के क्या करते हैं, वो भीड़ जैसे देखेंगे होशियार होते हैं, वो उठाएंगे प्रसाद और दूर से फेंक देंगे, कहेंगे लो भगवान जी खाओ, तो ऐसे करते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है कि जब रास्ता बहुत कम मिलता है तो संघर्ष करना पड़ता है, तो इसको कहते हैं संघर्षी व्यंजन। ऊष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वायु को निकलने के लिए मार्ग बहुत कम मिलता है, और तो वायु रगड़ खाते हुए निकलती है, घर्षण करते हुए निकलती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं घर्षित व्यंजन। क्या कहते हैं, घर्षित व्यंजन, घर्षण करते हुए निकलती है वायु। और जब कभी भी क्या होता है, घर्षण होता है, क्या होता है, घर्षण होता है। जाड़े में क्या करते हैं आप लोग, जाड़े में जब ठंड लग जाती है हाथों में तो आप क्या करते हैं, ऐसे ऐसे मलते हैं, रगड़ते हैं ऐसे ऐसे, तो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो जहां पर भी रगड़ होगा, घर्षण होगा, वहां पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, ठीक है। और आपने देखा होगा रस्सी से लोग जल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है रस्सी अगर फिसल गई तो रस्सी से आप जल जाते हैं, पूरी की पूरी त्वचा जैसे लगता है कि आग से जल गई है। तो घर्षण में क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि बात मुख की है, इतना ज्यादा घर्षण नहीं पैदा होता है कि मुख में बिल्कुल आग लग जाए, है ना, तो फायर ब्रिगेड वगैरह बुलाना पड़े, तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक नाम मात्र का होता है, ये हम महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ में आ गई कि इनको ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या घर्षित व्यंजन क्यों कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, इनकी भी 4 हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे सा वाली तो बात समझ में आई, लेकिन हा वाली बात नहीं समझ में आ रही है कि इसमें घर्षण कहाँ होता है। तो आप क्या करिए, डॉक्टर के पास जाइए, एक होता है लैरिंगोस्कोप या इंडोस्कोप होता है, तो आपके मुंह में डालेगा वो लंबा सा, ठीक है, उसके अंदर जांच करता है कि गले में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, ऐसे नहीं समझ पाओगे हा के उच्चारण में। जब हम हा बोलते हैं, देखिए मान लीजिए ये वोकल कार्ड है, वोकल कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा, ठीक है, ऐसे खुलता है, ऐसे बंद होता है। तो जब हम क्या करते हैं, हा कहते हैं, तो ये वाला वोकल कार्ड थोड़ा सिमट जाता है, तो वायु को निकलने के लिए क्या होता है, बहुत ही कम मार्ग मिलता है। तो वहां अंदर की बात है, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि सर हा में कैसे संघर्ष होता है, कैसे घर्षण होता है, वो तो सीधे वायु निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया ऊष्म और संघर्षी या घर्षित व्यंजन के बारे में। अब बात करते हैं संयुक्त या यौगिक व्यंजनों के बारे में। किसके बारे में, यौगिक व्यंजनों के बारे में। ये क्या होता है, देखिए ये जो छा है ये 2 व्यंजनों से मिलकर के बनता है। एक तो आपका हो गया का और दूसरा हो गया मूर्धन्य सा, ये वाला, और का में लगा देंगे हलंत, क्योंकि यहां पर जब हम छा कहते हैं तो वहां पर, यहां पर जब हम छा कहते हैं तो सा के बाद आ का उच्चारण होता है, ना कि का के बाद, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें त्रा की बात करें तो ता और यहां पर क्या लिखते हैं, रा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ता और रा लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर हलंत नहीं लगाते हैं। तो इसका मतलब यह है जब हम त्रा कहते हैं तो रा के बाद आ का उच्चारण होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आ का उच्चारण नहीं होता है, तो हमने बताया कि यहां पर क्या करिए, हलंत लगा दीजिए। इसके पहले भी हमने बात बताई थी, जैसे ये का लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें ये भी है, और अगर आपने ये का लिखा हुआ है हलंत लगा दिया तो इसका मतलब अब इसमें ये नहीं है। तो याद रखिए, जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए, ऑप्शन दोनों रहेंगे, एक ऑप्शन ये वाला रहेगा का
और ये ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो लोग ये वाला मार के चले जाते हैं और गलत हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर हलंत जरूर लगाइए क्योंकि आ का उच्चारण का के बाद नहीं सा के बाद होता है। अब यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे क्योंकि जब हम छा बोलते हैं तो अंत में आ का उच्चारण होता है। अब आइए, अब छा का निर्माण आप समझ गए कि किससे होता है। दूसरी तरफ अगर हम इसकी बात करें, त्रा की बात करें, तो देखो त्रा कैसे बनता है। ता और लगा देंगे हलंत और धन रा, ये ता और रा से मिलकर के बनता है। और ज्ञा की अगर हम बात करें तो ये किससे मिलकर के बनता है, जा और हलंत लगा देंगे और या से मिलकर के बनता है। और अगर हम स्रा की बात करें तो देखिए ये तालव्य सा, हलंत जरूर लगाएंगे और रा से मिलकर के बनता है। तो इस तरह से ये व्यंजन यानी कि संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के संयोग से मिलकर के, योग से मिलकर के बनते हैं, संयुक्त होकर के बनते हैं, इसलिए संयुक्त या यौगिक व्यंजन कहते हैं। बोलो इतनी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं व्यंजनों में क्या बचा हुआ है। अब देखो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। यानी भी किसी वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये पांचवा अक्षर, इनको कहते हैं नासिक के व्यंजन। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन का मतलब इनके उच्चारण में थोड़ी सी वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अंगा लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है, णा लिखा हुआ है, ना लिखा और मा लिखा हुआ है। तो जब हम अंगा का उच्चारण करते हैं, अब जैसे आप अपनी नाक बंद कर लीजिए तो देखिए इसका उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, अग्गा नहीं हो पा रहा है ना। तो अंगा का उच्चारण आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके उच्चारण में नाक से भी वायु का प्रवाह होता है। उसी तरीके से इया कहें तो देखिए नाक बंद करो और इया ऐसे कह के देखिए और बंद करके बोलिए इया, देखिए सही प्रकार से उच्चारण नहीं हो पा रहा है क्योंकि नाक से जो वायु निकलती है वो अवरुद्ध हो जा रही है। तो इस प्रकार से इन व्यंजनों का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। उसी तरीके से अड़ा भी, ना और माँ, कभी कभी क्या होता है जब हमको बहुत तगड़ा जुकाम हो जाता है तो नाक हो जाती है ब्लॉक, और जब ब्लॉक हो जाती है तो जब कभी भी किसी से बात करते हैं या मोबाइल पर बात करते हैं तो अगला वाला तुरंत समझ जाता है कि आपको जुकाम हो गया। क्यों, क्योंकि आप इन पंचमाक्षरों का उच्चारण आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यानी कि नासिक के वर्णों का उच्चारण आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं तो सामने वाला समझ जाता है, मोबाइल पर बात सामने ना होते हुए भी आवाज से ही पता कर लेता है कि आपको जुकाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, नासिक के व्यंजन कहते हैं। क्लियर हो गई बात। और देखो इसका दूसरा नाम, इसको अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। देखो अनुनासिक का मतलब ये होता है जब वायु मुख और नाक दोनों से निकले तो उसको अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो नासिक कहिए या अनुनासिक कहिए एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आपसे कह दिया जाए अनुनासिक किसे कहते हैं तो चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा पंचमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीयाक्षर, प्रथमाक्षर, इस तरीके से दे देगा। तो किसको कहते हैं, पंचमाक्षर को अनुनासिक या नासिक ध्वनियां कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो एक होता है निर्निनासिक। क्या होता है, निर्निनासिक, निर्नुनासिक, या इसी को कहते हैं मौखिक, मौखिक ध्वनियां। इसका मतलब यह है कि इसमें केवल और केवल जो वायु होगी वो कहां से निकलेगी, मुख से निकलेगी, नाक से इसका कोई संबंध नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, निर्निनासिक। क्योंकि ये मुख से निकलती है इसलिए इसको क्या कहते हैं, मौखिक ध्वनियां कहते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए कुछ और व्यंजनों के प्रकार बचे हुए हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। और दूसरा आपसे पूछा जाता है कि पार्श्विक व्यंजन क्या है, पार्श्विक व्यंजन। और तीसरा आपसे पूछा जाता है दंतमूल व्यंजन, दंतमूल व्यंजन, या इसी को कहते हैं वर्त्स व्यंजन किसे कहते हैं। चौथा आपसे पूछा जाता है लुंठित व्यंजन। क्या पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन क्या होता है। तो आइए इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, रटना नहीं है केवल समझिए। देखो उत्क्षिप्त, उत का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और उठा कहाँ जाता है, ऊपर उठा जाता है। तो ऊपर, उत का मतलब होता है ऊपर, और क्षिप्त का मतलब फेंकना। मतलब जब जीभ क्या होती है, ऊपर उठती है और अचानक तेजी के साथ क्षिप्त अर्थात फेंक दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। वो आपके कौन से व्यंजन है, देखिए डा और ढा आपके क्या हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। बोल करके देख लीजिए स्वयं। पहले जीभ क्या होती है, ऊपर उठती है डा, और फिर अचानक से उत मतलब ऊपर, और क्षिप्त का मतलब फेंक दी जाती है। तो डा और ढा आपके क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब आइए बात करते हैं कि पार्श्विक व्यंजन क्या होता है। देखिए पार्श्विक व्यंजन का, पार्श्व का मतलब होता है किनारे, पार्श्व का मतलब क्या होता है, किनारे, दोनों किनारे। किसके किनारे, तो जो जीभ होती है, मान लीजिए ये जीभ है, ये जीभ है,
तो वायु क्या होती है, ना तो वायु इसके नीचे से निकलेगी, जीभ के नीचे से तो वायु कभी निकलती नहीं है, या तो ऊपर से निकलेगी, ज्यादा अधिकांश में तो ऊपर से निकलती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन हैं जिसमें वायु ऊपर से ना निकल करके साइड से निकलती है, पार्श्व से निकलती है, दोनों पार्श्वों से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पार्श्व व्यंजन। क्यों? क्योंकि वो आप उदाहरण देख लीजिए तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। वो आपका व्यंजन है ला। जब हम ला कहते हैं तो देखिए मेरे हाथ को देखिए, ला यहां पर मान लीजिए जीभ है, और जीभ जब हम ला कहते हैं तो देखिए जीभ कुछ ये मान लीजिए पूरी जीभ है, और जब हम ला कहते हैं तो जीभ थोड़ा मुड़ती है, और ये जो आगे का हिस्सा है ये ऊपर टच होता है मूर्धा पे, जब हम ला कहते हैं दांत के पीछे हिस्से पे। तो अब सीधी सी बात, अब इसके बीच से आगे से चूंकि ये बंद हो गया है, इस तरीके से उठा हुआ है, तो वायु अब यहां से तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि जब हम ला कहते हैं तो गोल हो जाती है वायु, तो आगे से निकलेगी नहीं। अब किधर से निकलेगी, इधर से निकलेगी और इधर से निकलेगी, दोनों पार्श्व से निकलेगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। बोलो ये बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दंतमूल या वर्थ व्यंजन। तो दंतमूल या वर्थ व्यंजन बहुत ही सरल है। क्या है, बोलो मेरे साथ, बहुत ही सरल है। तो भाई बहुत ही सरल है तो लिख दो यहां पर सरल, सरल, मतलब ये तीन क्या है, इनको दंतमूल या वर्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दंतमूल, दांत की जड़। अब देखिए आप लोग ला बोल करके देख लीजिए, ला ना तो पूरी तरह से दांत पर टच होगा और ना ही तालू पर पूरी तरह से टच होता है। तो कहां पर टच होता है, दांत जहां पर आपकी क्या होती है, जड़ होती है दांत की, वहां पर टच होती है। चाहे आप ला बोलिए, रा बोलिए, सा बोलिए। अब सा ये वाला सही उच्चारण नहीं कर पाते, इसको दंती सा कहते हैं, लेकिन दांत पर पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, तो दांत की जड़ पर स्पर्श होता है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको चाहे वर्थ सा बोलिए या दंतमूल सा बोलिए या इसको दंती सा बोलिए, एक ही बात है। लेकिन आज तक आपने केवल दंती सा ही सुना होगा, ठीक है। तो ये दंतमूल व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आइए बचा है लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन का मतलब कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं, लुंठित का मतलब एक प्रकार से हम समझ सकते हैं कि लुढ़कना, और जब कोई चीज लुढ़कती है तो क्या वो एक जगह पर स्थिर रहती है, नहीं रहती है, वो इधर भागेगी, आगे पीछे जाएगी, यानी कि वो चीज एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी जो लुढ़कती है। तो ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसमें हमारी जीभ एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, तो वो आपका व्यंजन है दोस्तों रा। क्या है, रा। अब आप रा बोल करके देखिए, क्या जीभ एक जगह पर स्थिर रहती है, नहीं रहती है ना, ये इधर उधर लुढ़कती रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लुंठित व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। जो बचे हुए व्यंजन हैं वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, और इसके साथ में वर्णमाला के अंतर्गत और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुछ शब्द दे देगा और कहेगा कि इसको वर्णमाला के अल्फाबेटिक क्रम में लगाइए। जैसे रीजनिंग में प्रश्न क्या पूछता है, जैसे दे दिया थंडर, दे दिया मैथमेटिक्स, दे दिया है ना, ट्रेडिशन दे दिया, इस तरीके से दिया हुआ, और उसको कहेगा कि वर्णमाला के क्रम में लगाइए, उसको अल्फाबेट के क्रम में लगाइए। तो अब यहाँ पर भी नया ट्रेंड आने लगा है या नहीं आता है, तभी हमको जानना जरूरी है। वो पुराना छोड़िए जो आप बार बार वही घिसा पिटा रट रहे हो, कुछ नया जानने की कोशिश करिए, वो जानेंगे। इसके अलावा अल्प प्राण, महाप्राण, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए इन सब बातों के साथ अपने लेक्चर का समापन करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।